नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं और यह मामला है किरीट सोमैया की पत्नी से जुड़ा हुआ। किरीट सोमैया और उनकी पत्नी के ऊपर संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालय बनाने में 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मुंबई के समीप मीरा भयंदर एरिया में शौचालय बनाए गए थे और उसमें 100 करोड़ का घोटाला, ये सीधे सीधे संजय राउत ने आरोप लगाए थे। और उन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए किरीट सोमैया की जो पत्नी है मेधा सोमैया, उन्होंने मानहानि का दावा संजय राउत पर कर दिया था। उसको लेकर संजय राउत इतना हल्के में ले रहे थे कि कोर्ट के वारंट के बावजूद वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुए। और इसको लेकर अब आपको बता दें, गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। अगली सुनवाई 24 जनवरी को है और अब जो है इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि जुलाई 2022 में संजय राउत को जो मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, उन्होंने बाकायदा एक वारंट जारी किया था कि आप अपना पक्ष आकर कोर्ट में रखिए कि आपने जब ये आरोप लगाया है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो आपके पास इसके सबूत क्या हैं। ये नोटिस के बावजूद संजय राउत का ना आना यह दिखा रहा है कि वो किस तरह से अहंकार में चूर रहते हैं। लेकिन अब जो किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया हैं, इनकी तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने बाकायदा कोर्ट को यह आग्रह किया कि क्योंकि तारीख पर वो नहीं आए हैं, अब उनके लिए वारंट जारी किया जाए। तो आपको बता दें, मझगांव मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसने अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। 24 जनवरी को आना पड़ेगा, वरना पुलिस पकड़ कर लाएगी। और इसके बाद अगर संजय राउत कोर्ट में सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए घोटाले के, तो निश्चित जानिए एक बार फिर संजय राउत को जेल जाना पड़ेगा। हालांकि अभी भी वो जमानत पर है और पत्राचाल घोटाले में जो जांच चल रही थी, उस जांच में उनको जेल भी हुई थी और उसमें वो 22 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर लिए गए थे और अभी हाल ही में वो छूटे हैं जमानत पर। उस केस में भी जो संजय राउत के मित्र हैं प्रवीण राउत, उनके द्वारा जिस तरह से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी के खाते में डाले गए और एक फ्लैट और जमीन देने की बात हुई, तो घोटाला खुलासा हुआ है कि जो पत्राचाल के लोग थे उसमें वो जो जमीन थी जिनमें गरीब लोगों के लिए फ्लैट बनने थे और उन फ्लैटों को बनाकर म्हाडा को कुछ उन गरीब लोगों को देने थे और कुछ लोग सार्वजनिक रूप से उनकी बिक्री होनी थी। लेकिन वो म्हाडा के बजाय वो वहां बिल्डरों को जमीन दे दी गई, गरीबों को उनका घर नहीं मिला और गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इसको लेकर के सरकारें बदलती गई, लेकिन 14 साल बीतने के बावजूद इस मामले में कोई सुनवाई उन लोगों की नहीं हुई। अब जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो मामला सीबीआई और ईडी के संज्ञान में आया और इस मामले को जब खोला गया तो पता चला कि इसमें बंदरबांट हुई है। एनसीपी के नेता, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर के इस मामले को दबा के रख दिया, गरीबों की आवाज ऊपर नहीं जाने दी। लेकिन अब केंद्र में परिवर्तन हो चुका है, सरकार बदल चुकी है, तो एजेंसियों का काम करने का तरीका भी बदला है और इसके कारण अब जो ये घोटाला खुलकर सामने आया, पूरी तस्वीर साफ हो गई कि किस तरह से गरीबों के नाम पर धोखाधड़ी की गई। उनको ये कहा गया कि हम आपको फ्लैट बना के देंगे, आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, किराए में रहने लगिए, इसकी जगह आपको नए फ्लैट बना के दिए जाएंगे। और वो नए फ्लैट कभी बनाकर नहीं दिए गए। यहां तक कि जब उद्धव सरकार आई, इनसे उन्होंने आग्रह किया, भाई आप तो शिव सैनिक हो, आप तो कहते हो कि साहब हम कट्टर शिव सैनिक हैं, तो हमारे लिए वो जो किराया मिल रहा था सरकार की तरफ से वो तो दीजिए। उद्धव ठाकरे की सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार में उन गरीबों को किराया भी नहीं दिया गया। और फिर अब ये उन गरीबों की बद्दुआओं का असर कहिए या भ्रष्टाचार में केंद्र सरकार की सख्ती कि संजय राउत जैसे कद्दावर नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए। यह महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुआ। हालांकि एनसीपी के अनिल देशमुख और नवाब मलिक वो भी जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन अभी कई खुलासे होना बाकी है। इसी बीच
ये किरीट सोमैया और उनकी पत्नी की तरफ से जो ये मामला उठा है, इसमें भी अभी तक किरीट सोमैया ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में, इसमें जो हमने मानहानि का 100 करोड़ का दावा किया है, इसमें इनको जेल भिजवा के रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि कोर्ट में दो ही ऑप्शन है कि भाई या तो आप वो पैसे, नहीं तो जेल। और ये जेल जाने की बात जो आ रही है, अब इसमें देखना तो ये होगा कि 24 जनवरी को ये प्रस्तुत होते हैं कि नहीं। हमने ये देखा है कि ये बड़बोलापन इनका, जब जेल में बंद थे उसके बाद जब बाहर आए तो थोड़े सुर बदले हुए थे, लेकिन उसके आने के बाद फिर से इन्होंने उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। जबकि जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी, उस सरकार के चलते जिस तरह से मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जो कारनामे हुए, उसको लेकर सरकार हमेशा गिरी रही। पालघर में साधुओं की हत्या से लेकर और जिस तरह से वहां रिपब्लिक चैनल को कुचलने के प्रयास हुए, जिस तरह से पुलिस के जरिए उगाही का मामला सामने आया, फिर मुकेश अंबानी को धमकाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का मामला सामने आया, एंटेलिया में किस तरह से जिलेटिन की छड़ें रखी जा रही थी, तो यह जानकर देश चौंक गया कि देश में कोई राज्य ऐसा भी है जिसका गृह मंत्री खुद पुलिस को कह रहा है कि आप जाओ और मुझे उगाही करके लाओ। ये पहली बार सुना, ये फिल्मों में देखते थे, लेकिन इस महाविकास अघाड़ी सरकार ने उन भ्रष्टाचारों को जमीन पर उतार दिया जो फिल्मों के सीन हुआ करते थे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि चलिए भाजपा ना सही, शिवसेना ही सही, महाविकास अघाड़ी सरकार में आखिरकार मुख्यमंत्री तो शिवसेना का है, तो हिंदुत्व पर कोई बात करेंगे, वहां सख्ती करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग बड़े निराश हुए जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई। सबने देखा कि किस तरह से पुलिस ने उनको भीड़ को सौंप दिया। और ये जो सरकार थी, हिंदुत्व की बात तो छोड़ दीजिए, मानवता भी छोड़ दी। भाई आप मानवता के नाते ही सही पुलिस को आदेश देते कि जो भी दोषी हो उनको पकड़कर जेल में डालिए, लेकिन एनसीपी के गठबंधन से इनकी सरकार चल रही थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि एनसीपी का कोई नेता, वो जो भीड़ थी जिन्होंने साधुओं को घेर कर पीटा, उसमें इन्वॉल्व था। और इसके कारण से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, 90 दिन तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई, जिसके कारण सब आरोपी छूट गए। ऐसी उम्मीद तो शिवसेना से किसी को भी नहीं थी। उस पर बड़बोलापन, उस पर मोदी के ऊपर कीचड़ उछालना, उस पर केंद्र सरकार को घेरना, यह दिखा रहा था कि किस तरह का अहंकार इनको था कि भाई हमें तो कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। और इतना ही नहीं, ये तो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार अभी नहीं, अगले 25 साल तक चलेगी। महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो शिवसेना की सरकार है वो अगले 25 साल के लिए फिक्स हो गई। केंद्र में प्रधानमंत्री तक बनने के सपने देख रहे थे। और ये सब सपने दिखाने वाले उद्धव ठाकरे जी को यदि कोई था तो वो संजय राउत थे। वरना यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का 15 साल से चल रहा था और इसे टूटने की नौबत नहीं आती। लेकिन आप किसी को इतना उकसा दो या भ्रमित कर दो कि साहब आप तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर उसके बाद कई लोगों का होता है कि आसपास के लोगों को सोचते हैं भाई ये तो बहुत बुद्धिमान है, अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा हो सकता होगा। तो मुख्यमंत्री भले ही वो बन गए विपरीत विचारधाराओं के साथ जुड़ करके, लेकिन उससे शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनका पतन शुरू हो गया। क्योंकि लोगों को यह समझ में आ गया कि बाला साहब ठाकरे जी जिनका विरोध करते करते ये राजनीतिक दल बनाकर गए थे, उन्हीं के साथ इन लोगों ने तो गठबंधन कर लिया। अब ये कांग्रेस का विरोध कैसे करेंगे, ये सोनिया गांधी का विरोध कैसे करेंगे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे मना करते थे, ये तो उसी सोनिया माता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। ये तो शिवसैनिक नहीं हो सकता। और इसलिए शिवसेना में शिवसैनिकों ने भी घुटन महसूस की, इसलिए शिवसेना में शिवसैनिकों ने भी घुटन महसूस की और शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए कि भाई ऐसी विचारधारा के साथ अब हम नहीं रह सकते। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है वो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा है, महिलाओं के सम्मान की विचारधारा है, वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की विचारधारा है, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, और सबसे मुख्य बात यह कि वो कांग्रेस का विरोध
पूरी कट्टरता के साथ करने की विचारधारा थी। कांग्रेस के ही साथ शामिल होकर कांग्रेस की विचारधारा का विरोध कैसे हो सकता था? और इसलिए एकनाथ शिंदे अलग हुए, आज वो मुख्यमंत्री हैं और अब खबरें हैं कि उनके कोटे के यानी उनके साथ जो सांसद उनके साथ मिलकर आए हैं उद्धव ठाकरे को छोड़कर, उनको मोदी की कैबिनेट में भी एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने जा रहा है। ये एकनाथ शिंदे की कार्यप्रणाली, उनके हिंदुत्व और उनकी पब्लिक में पकड़, गरीबों में पहुंच, वो जो जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों के लिए सेवा का काम करते हैं, उसका इनाम है कि आज उद्धव ठाकरे एक परिवार से हैं। उनसे ज्यादा आज शिवसैनिकों में अगर किसी की मान्यता और पैठ है तो वो एकनाथ शिंदे की है। अभी भी इस शिवसेना को समझना होगा कि अपने अहंकार को छोड़कर यदि वो चाहते हैं कि बचा कुचा कुछ उनका अस्तित्व राजनीति में रहना है तो उनको एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए, वरना बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे गुट का सफाया होने जा रहा है। इस तरह की अब जो खबरें वहां से आ रही हैं, और रही सही कसर ये जो संजय राउत हैं, इनके कारनामे और इनके बयान ये पूरी कर देंगे। निश्चित जानिए कि जेल तो जाएंगे ही, लेकिन उसके अलावा ये उद्धव ठाकरे जो हैं उनको पूरी तरह ये जीरो करने में लगे हुए हैं। उद्धव ठाकरे जी को ये समझना चाहिए कि वो किसी के बहकावे में आकर अपने पिता के विचारधारा को छोड़ रहे हैं, उस पार्टी को छोड़ रहे हैं जिसका साथ उनके पिताजी के सामने हुआ था। अगर उद्धव ठाकरे जी को ये समझ आ गया कि खेल क्या चल रहा है तो वो इससे बाहर आ पाएंगे, वरना जो एनसीपी के सर्वे सर्वा चाहते हैं उनकी इच्छा तो यही है कि किसी भी तरह ये पूरी तरह उद्धव ठाकरे गुट समाप्त हो जाए। और ये इसमें आधा काम तो हो ही चुका है, बचा कुचा काम अब बीएमसी चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा। और अब जो ये मामला चल रहा है भ्रष्टाचार का, इसमें पत्राचाल के घोटाले का जो मुख्य रूप से खुलासा हुआ है, इसमें पूरी तरह महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले लोग एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह से गरीबों का हक मारकर ये खुद अमीर बन गए हैं। बहरहाल देखना होगा संजय राउत 24 अगस्त जनवरी में ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं कि नहीं, या इनको पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी। वंदे मातरम।